एपिसोड 321 टू 330। अध्याय 321। अध्याय 314। सुबह के 9 बजे सूरज की रोशनी जमीन से छत तक ऊंची खिड़कियों से काटा ऑटोमोटिव के रिसेप्शन हॉल में आ रही थी। हॉल लोगों से भरा हुआ था और दर्जनों मीडिया कैमरे लाल कालीन से बिछी साइनिंग टेबल पर टिके हुए थे। हस्ताक्षर करने वाली मेज पर सोने का पानी चढ़ा सहयोग समझौता रखा था और 2 मोंटेब्लैंक पेन रोशनी में ठंडी चमक रहे थे। इवान पामा माइक्रोफोन के सामने खड़े थे, उनके चेहरे पर उदासी थी। प्रिय मीडिया मित्रों, काटा ऑटोमोटिव में हाल ही में हुए डिजाइन घोटाले के संबंध में मैं बोर्ड की ओर से ईमानदारी से क्षमा याचना करता हूं। उसकी आवाज़ धीमी थी, मानो हर शब्द सोच समझकर लिखा गया हो। सत्यापन के बाद ये पूरी तरह से कुछ व्यक्तियों द्वारा धोखा देने और छिपाने के कारण हुआ, जिसमें विदेशी डिजाइनरों की कृतियों की चोरी भी शामिल थी। नीचे खड़ी भीड़ में तुरंत ही शोर मच गया और बिजली की चमक मूसलाधार बारिश की तरह चमकने लगी। पत्रकार आपस में फुसफुसा रहे थे। मैंने सुना है कि यह पूर्व जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर की पत्नी थी जिसने प्रसिद्ध विदेशी डिजाइनर के ऑटोमोटिव डिजाइन चित्र चुराए थे। इस बार कार्टर परिवार ने सचमुच अपना चेहरा खो दिया है। एडम विलो इवान पामा के पास खड़े थे, अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक करते हुए उन्होंने शांत स्वर में कहा, हमें आगे देखना होगा। कार्टर ऑटोमोटिव ने पहले ही जनता के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, उन्हें यह अवसर दिया जाना चाहिए। इंपीरियल मोटर्स के प्रतिनिधि के रूप में हम कार्टर ऑटोमोटिव के साथ मिलकर राष्ट्रीय ऑटोमोटिव उद्योग में एक सच्चा नेता बनाने के लिए काम करेंगे। उनकी आवाज़ कोमल किंतु शक्तिशाली थी। उनके शब्दों पर तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अग्रिम पंक्ति में बैठी सोफी पाकर ने अपने लाल होठों को एक अदृश्य मुस्कान में बदल दिया। इवान पामा और एडम विलो को मंच पर एक साथ खड़े देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। सबसे धनी यंग मैडम बनने का उसका सपना पूरा होने वाला था। जैसे ही इवान पामा और एडम विलो ने एक साथ कलम उठाई, कागज को छूने के लिए तैयार, जेड 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 ध्वनि के साथ हॉल के केंद्र में स्थित विशाल एलईडी स्क्रीन अचानक चमक उठी, जिससे हस्ताक्षर समारोह बाधित हो गया। मूल रूप से चल रहा प्रचार वीडियो अचानक बदल गया और एक ऐसा आंकड़ा प्रदर्शित होने लगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्या चल रहा है? इवान पामा ने कर्मचारियों की ओर देखा, उनकी आवाज में स्पष्ट नाराजगी झलक रही थी। स्क्रीन पर एक महिला दिखाई दी, वह एमिली पाकर थी। उसने एक साधारण सफेद शर्ट पहनी हुई थी, उसके लंबे काले बाल एक चिकनी चोटी में बंधे हुए थे। उसके पीछे अपार्टमेंट स्टूडियो की पृष्ठभूमि थी, मेज पर डिजाइन चित्र और कार मॉडल भरे हुए थे। प्रिय मीडिया मित्रों, मैं एमिली पाकर हूँ। मैं एक बयान जारी करूंगी। मैंने न तो साहित्यिक चोरी की है, न ही चोरी की है, और कार्टर ऑटोमोटिव हमेशा से एक सच्चा राष्ट्रीय ऑटोमोटिव उद्यम रहा है, क्योंकि मैं देवता ओवन हूँ। उसकी स्पष्ट और ठंडी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। पूरा हॉल शांत हो गया, यहाँ तक कि शटरों की आवाज़ भी बंद हो गई। हर कोई अविश्वास से देख रहा था, जो उन्होंने सुना था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। एडम विलो का हाथ अचानक कांप उठा, कलम हस्ताक्षर करने वाली मेज पर गिर गई, स्याही सहयोग समझौते पर फैल गई और एक चमकदार काले रंग में फैल गई। चश्मे के पीछे उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसके दिमाग में अनगिनत विचार उमड़ पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? देवता ओवन असल में? सोफी पाकर अचानक खड़ी हो गई, उसके मैनिक्योर किए हुए नाखून उसकी हथेली में गहराई तक धंस गए। वह स्क्रीन को घूर रही थी, उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ रहा था। वह एमिली पाकर के साथ स्क्रीन पर चिल्लाए, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम देवता ओवन कैसे हो सकते हो? इवान पामा का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया, कनपटी की नसें उभर आईं। वह कर्मचारियों की ओर मुड़ा, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन धमकी भरी थी, इसे तुरंत बंद करो। लेकिन स्क्रीन पर छवियां जारी रहीं। एमिली पाकर ने डिजाइन पेपर का एक टुकड़ा उठाया, जिस पर संशोधन की तारीख और उनके हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से अंकित थे। ये कार्टर ऑटोमोटिव रेस मॉडल के लिए मूल डिजाइन ड्राइंग है, हर संशोधन रिकॉर्ड किया गया है। फिर उसने एक वीडियो दिखाया जिसमें वह इंजीनियरों को मापदंडों को संशोधित करने के लिए मार्गदर्शन करते हुए दिखाया गया था। यह अनुसंधान केंद्र के निगरानी वीडियो हैं, जो संपूर्ण डिजाइन प्रक्रिया के साक्ष्य प्रदान करते हैं। शोध दल के बर्खास्त सदस्य, जो पहले कोने में उदास बैठे थे, अब बहुत उत्साहित थे। किसी ने उत्साह से स्क्रीन की ओर इशारा किया, देखो, मैंने कहा था कि इसे बॉस लेडी ने डिजाइन किया है। दूसरे की आंखें लाल थीं। बॉस लेडी वास्तव में देवता ओवन है। हे भगवान, मैंने वास्तव में देवता ओवन के साथ काम किया है। मेरी पहचान के बारे में? एमिली पाकर ने सीधे कैमरे में देखा, उसकी निगाहें चट्टान की तरह दृढ़ थीं। सभी डिजाइन मेरी व्यक्तिगत मौलिक रचनाएं हैं। उन्होंने एक पेटेंट दस्तावेज प्रस्तुत किया। ये वह डिजाइन पेटेंट है जो मैंने घरेलू स्तर पर पंजीकृत कराया है तथा किसी भी विदेशी संस्करण से पहले का है। हॉल में एक बार फिर हंगामा मच गया। पत्रकार बेतहाशा शटर खटखटाने लगे, कुछ तो अपने लैपटॉप पर जल्दी जल्दी लेख लिखने लगे। चौंकाने वाला उलटफेर, कार्टर ऑटोमोटिव के डिजाइन घोटाले का सच सामने आ गया है। इंपीरियल मोटर्स पर एक प्रतिस्पर्धी को फंसाने का संदेह। इवान पामा ने अपना हाथ मेज पर पटका, जिससे पेन उछल गया। प्रसारण तुरंत बंद करो। लेकिन मीडिया के शोरगुल में उनकी आवाज दब गई। एडम विलो का चेहरा राख सा हो गया, उसकी उंगलियां अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। उसने प्रवेश द्वार की ओर देखा तो देखा कि कार्लोस आत्मविश्वास से अंदर आ रहा है। कार्लोस ने हस्ताक्षर करने वाली मेज को चाकू की तरह घूरते हुए देखा, उसके मुंह पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जल्दी देखो, कार्लोस आ गया है, अब तो बहुत बड़ा शो होने वाला है। इंपीरियल मोटर्स इस समय गहरे संकट में है। एक बार फिर बिजली की तरह चमक उठी, इस बार सब कुछ कार्लोस पर केंद्रित था। वह मंच के सामने की ओर चला, उसकी आवाज़ स्थिर और मजबूत थी। मेरी पत्नी की पहचान के संबंध में हमने सुरक्षा चिंताओं के कारण हमेशा विवेक बनाए रखा है। उन्होंने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। यह अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव एसोसिएशन का प्रमाणन है, जो पुष्टि करता है कि एमिली पाकर वास्तव में देवता ओवन है। सोफी पाकर अपनी कुर्सी पर धंस गई, उसकी बारीकी से बनाई गई जूड़ी अब बिखर गई थी। उसका दिमाग खाली था, कोई रास्ता नहीं।
यह असंभव है, वह देहाती एमिली पार्कर कैसे हो सकती है? उसकी दृष्टि बार बार धुंधली हो जाती थी। इवान पामा ने कार्लोस के हाथ में रखे दस्तावेज को गौर से देखा, उसकी कनपटी लगातार धड़क रही थी। वर्षों से उसकी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजनाओं को एक ऐसी महिला ने विफल कर दिया जिसे उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। एमिली पार्कर के शांत और दृढ़ चेहरे पर स्क्रीन ठहर गई, जबकि पृष्ठभूमि में जीवंत राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। संपूर्ण स्वागत कक्ष में एक अजीब सी शांति छा गई, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस सावधानीपूर्वक तैयार किया गया विलय का नाटक इस क्षण पूरी तरह से उलट गया। अध्याय 322, अध्याय 315। चार्ल्स स्मिथ के कार्यालय में 65 इंच की एलसीडी स्क्रीन की ठंडी चमक चार्ल्स स्मिथ के उदास चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रही थी। उसकी पतली उंगलियों में एक बिना जला हुआ सिगार था, जिसके पो दबाव से सफ़ेद हो रहे थे। जब एमिली पार्कर ने स्क्रीन पर शांति से घोषणा की, मैं देवता ओवन हूं, तो सिगार एक दरार के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। घृणित। चार्ल्स स्मिथ ने सिगार का आधा हिस्सा हिंसक तरीके से दीवार पर फेंका, जिससे बेज रंग के वॉलपेपर पर गहरे भूरे रंग के तंबाकू का स्पष्ट निशान रह गया। वह हेनरी पार्कर की ओर देखने के लिए मुड़ा, जो सदमे में था। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ रही थीं और उसकी निगाहें सांप की तरह ठंडी थीं। हेनरी पार्कर, ध्यान से देखो, क्या ये वही अच्छी बेटी है जिसे तुमने 18 साल तक पाला है? हेनरी पार्कर वहां खड़े थे, बेचैन दिख रहे थे, बार बार अपने माथे से पसीना पहुंच रहे थे। ऐसे सचिव चार्ल्स, मुझे वास्तव में पता नहीं था। क्या वह झूठ बोल रही होगी? वह संभवतः देवता ओवन कैसे हो सकती है? हेनरी पार्कर को अभी जो कुछ हुआ था उस पर विश्वास करना कठिन लगा। उसने याद करने की कोशिश की, एमिली पार्कर के ग्रेड तो बस औसत ही थे। जहां तक उसे पता था, उसके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, तो फिर वह देवता ओवन कैसे हो सकती है? क्या यह उसे अपनी माँ से विरासत में मिला होगा? वह महिला प्रतिभाशाली थी, हर काम में अच्छी लगती थी। पता नहीं। चार्ल्स स्मिथ ने ठंडी हंसी हंसी और एक और सिगार जलाया। आपकी नाक के नीचे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष डिजाइन। वह अचानक हेनरी पार्कर की टाई पकड़ते हुए चिल्लाया, क्या आप जानते हैं कि हमने कितना खोया है? रेस ट्रैक पर अरबों, और आज का सहयोग इससे भी अधिक अरबों का था। एमिली पार्कर के एक बयान ने सब कुछ नष्ट कर दिया। मेरे पास विचार है। हेनरी पार्कर की आवाज़ चिंता के कारण तीखी हो गई। अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कानून है। जब तक सरकार हस्तक्षेप करती रहेगी, टाटा ऑटोमोटिव राज्य की संपत्ति रहेगी। वह शापित लड़की नहीं। एमिली पार्कर को इंपीरियल मोटर्स के लिए भी कारें डिजाइन करनी होंगी। उसकी रक्तरंजित आंखें लालच से चमक रही थीं, मानो उसके सामने सैकड़ों अरबों का मुनाफा उड़ रहा हो। चार्ल्स स्मिथ ने एक क्षण के लिए सोचा, लेकिन यदि प्रथम अधिकारी को इस बारे में पता चल गया तो? वे प्रथम प्राधिकारी को बिल्कुल नहीं जानते। ये सैकड़ों अरबों का मामला है, बशर्ते हम सफल हों। जाओ, ऑटोमोटिव विभाग से लोगों को बुलाओ। चार्ल्स स्मिथ ने अभी अभी बोलना समाप्त किया था। कार्यालय का दरवाजा अचानक खोला गया और पहला अधिकारी अंदर आया। ग्रे सूट के कारण उस आदमी की मुद्रा सीधी दिख रही थी, उसकी पैनी निगाहें दोनों पर घूम रही थीं। चार्ल्स, टाटा ऑटोमोटिव का अधिग्रहण तुरंत रोको। नवागंतुक को देखकर चार्ल्स स्मिथ अचानक उठ खड़ा हुआ। चाचा। उनकी आवाज़ में दुर्लभ तत्परता थी, उनकी अंबर पुतलियां थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। पहला अधिकारी फर्श से छत तक ऊंची खिड़की के पास खड़ा था। सूर्यास्त की आभा उसकी धूसर होती कनपटियों पर सुनहरी धार बिखेर रही थी। वह धीरे से मुड़ा, उसके गहरे नीले सूट के कफ से सफ़ेद कमीज की झलक दिखाई दे रही थी। उसकी कलाई पर एक पुराना लकड़ी का कंगन उसकी हरकत के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। मैं स्थिति से पूरी तरह अवगत हूँ। प्रथम अधिकारी की आवाज़ धीमी थी, फिर भी उसमें निर्विवाद अधिकार था। वह मेज के पास आया और अपनी मजबूत उंगलियों से सतह पर थपथपाने लगा। देवता ओवन के डिज़ाइन और किंग के कौशल शीर्ष प्रतिभाएं हैं जिनकी देश को सख्त जरूरत है। चार्ल्स स्मिथ का सिर उछल रहा था तथा सावधानी से संवारे गए बालों का एक गुच्छा उसके माथे पर गिर रहा था। आह चार्ल्स, पहले अधिकारी ने उसके सामने आकर उसके कंधे पर थपथपाते हुए आह भरी। चार्ल्स को अपने बड़े भाई की जानी पहचानी औषधीय खुशबू महसूस हुई। मैंने हमेशा आपको अपना उत्तराधिकारी माना है, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। प्रथम अधिकारी का हाथ गर्म और भारी था। लेकिन याद रखें, एक सच्चे शासक को उदार होना चाहिए और दूरदर्शिता रखनी चाहिए। चार्ल्स स्मिथ ने अपनी पलकें झुका लीं, आंखों में उमड़ते कोलाहल को छुपाते हुए। एक क्षण बाद उन्होंने धीरे से सांस छोड़ी, फिर अपना सिर ऊपर उठाया। उनका चेहरा अपनी सामान्य विनम्रता पर लौट आया। मैं समझता हूँ अंकल, मैं टाटा ऑटोमोटिव के अधिग्रहण को तुरंत रोक दूंगा। अच्छा, पहले अधिकारी ने संतोष में सिर हिलाया। चार्ल्स स्मिथ वहीं खड़े होकर देख रहे थे कि कैसे पुराने अधिकारी का सिलहूट कार्यालय के द्वार से गायब हो गया। चार्ल्स स्मिथ के होंठ लगभग अदृश्य चाप में मुड़ गए। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, इसने बस अपना रूप बदल लिया था। इस समय टाटा ऑटोमोटिव में स्वागत समारोह पहले ही समाप्त हो चुका था। हवा में तनाव अभी भी कम नहीं हुआ था। इवान पामा का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था। तुमने शुरू से ही इसकी योजना बना रखी थी, है ना? मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। कार्लोस वहीं खड़ा था, उसकी तीक्ष्ण आकृति पर एक ठंडी छाया पड़ रही थी। आखिर कौन किसे मूर्ख बना रहा है? उसने अपनी जेब से एक दस्तावेज निकाला और इवान पामा के सामने फेंक दिया। क्या आपको इसकी ज़रूरत है कि मैं इसे आपको पढ़कर सुनाऊं? डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। जैसे ही दस्तावेज फैला, इवान पामा पर मानो बिजली गिर गई। वह लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गया, उसके कुछ सधे हुए भूरे बाल बिखर गए। तुम्हें कब पता चला? कार्लोस की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। जब मैं पहली कक्षा में था तो माँ के जन्मदिन पर तुम्हारी शर्ट के कॉलर पर लिपस्टिक का निशान था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम इवान पामा के दिल पर दबाव डाल रहा था। अगर माँ की हृदय की स्थिति पर विचार न किया जाता तो मैं उसे बहुत पहले बता चुका होता। अध्याय 323, अध्याय 316। 14 वर्ष की आयु से पहले कार्लोस हमेशा यही सोचता था कि उसके माता पिता दुनिया के सबसे प्रेमपूर्ण दंपति हैं।
उनके पिता इवान पामर शिष्ट और शांत स्वभाव के थे, जबकि उनकी मां श्रीमती कार्टर सौम्य और गरिमामयी थी। बाहरी लोगों की नज़र में वे अभिजात वर्ग में एक दुर्लभ आदर्श दंपति थे। लेकिन अपने 14वें वर्ष की गर्मियों में कार्लोस ने अनजाने में अपने पिता की शर्ट के कॉलर पर एक चमकदार लाल निशान देखा, एक लिपस्टिक का दाग जो उसकी मां का नहीं था। उस क्षण वह वहीं जम गया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी, उसका दिमाग जोर जोर से गूंज रहा था। जल्द ही इवान पामर ने उस कमीज को चिमनी में फेंक दिया। आग की लपटें भड़क उठी, कपड़ा तेज गर्मी में मुड़ गया और झुलस गया और अंततः राख में बदल गया। कार्लोस का दिल बैठ गया। उसके बाद कार्लोस ने स्कूल जाना छोड़ दिया। उसने बेसबॉल टोपी पहनी हुई थी और अपने पिता के अक्सर आने वाले फैंसी रेस्तरां के सामने वाले कैफे में छिप गया था तथा कांच की खिड़की से बाहर के दृश्य को देखने लगा था। इवान पामर सूट पहने हुए एक युवा और सुंदर महिला के सामने बैठे थे और वहां दो छोटे बच्चे भी थे। एक लड़का लगभग 5 या 6 साल का था और एक उससे भी छोटी लड़की जिसके सिर पर एक प्यारा सा धनुष था। वे एक परिवार की तरह लग रहे थे। कार्लोस अपनी मां को बताना चाहता था, अपने पिता के पाखंड को उजागर करना चाहता था तथा इस आकर्षक झूठ को तोड़ना चाहता था। लेकिन जब वह विला में वापस आया और देखा कि उसकी मां, जिसका चेहरा काम के कारण पीला पड़ गया था, को अस्पताल भेजा जा रहा है। डॉक्टर ने कहा कि उनकी मां के हृदय में समस्या है और उन्हें सर्जरी की आवश्यकता होगी तथा भविष्य में उन्हें उकसाया नहीं जा सकता। कार्लोस ने बलपूर्वक शब्दों को वापस निगल लिया। तब से वह बदल गया। वह अपने पिता की अवज्ञा करने लगा, जानबूझकर कक्षाएं छोड़ने लगा, झगड़ा करने लगा, यहाँ तक कि इवान पामर के सबसे प्रिय प्राचीन चाय के बर्तनों के सेट को भी तोड़ दिया। श्रीमती कार्टर चिंतित थीं और उन्होंने कई बार कार्लोस को समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्लोस ने केवल उपहास करते हुए कहा, बस अपना ख्याल रखना। अंत में इवान पामर ने उन्हें सीधे विदेश के सबसे कठोर सैन्य स्कूल में भेज दिया। कार्लोस डेस्क के सामने खड़ा था, उसकी लंबी उंगलियां डीएनए पहचान परिणामों को इवान पामर की ओर बढ़ा रही थीं। कार्लोस की आवाज़ बिजली की तरह धीमी थी, ये रहस्य, मैंने इसे 1 दशक से अधिक समय से दफन कर रखा है। इवान पामर ने पहचान पत्र पकड़ा, मेज पर रखे कॉफी के कप को अपने हाथ से हटाया। भूरे रंग के तरल ने 99.99% पैतृक संबंध शब्दों को धुंधला कर दिया। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ यही है? कार्लोस ने व्यंग्य करते हुए 3 समान दस्तावेज निकाले। फोटोकॉपी मशीन काफी सस्ती है पिताजी। इवान पामर की उंगलियां कांपने लगी। उसने अचानक दस्तावेजों को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। कागज के टुकड़े बर्फ के टुकड़ों की तरह कालीन पर बिखर गए। मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा। कार्लोस मुड़ा और दरवाजे की ओर चला गया। उसका काला विंडब्रेकर उसके पीछे एक तेज चाप बना रहा था। या तो तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ, या। वह रुक गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। विलो परिवार हमेशा के लिए गायब हो गया। अध्ययन कक्ष का दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे दीवार पर लगी पेंटिंग थोड़ी हिल गई। इवान पामर लड़खड़ाकर कुर्सी पर गिर पड़े। 1 घंटे बाद विलो परिवार का लिविंग रूम उज्ज्वल रोशनी से जगमगा उठा, फिर भी वह हवा में जमी ठंडक को कम नहीं कर सका। ग्रेस विलो चमड़े के सोफे पर उदास बैठी थी। उसके सावधानी से पर्म किए हुए बाल उसके कंधों पर खुले हुए थे। मैं विदा नहीं ले रहा हूँ। उसने अचानक कॉफी टेबल से क्रिस्टल एस्ट्रे उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। उसके टुकड़े हर जगह उड़ गए। मैं क्यों छिपूं? उस कमीने के बेटे को क्यों? इवान पामर खिड़की के पास खड़ा था। उसके चारकोल ग्रे सूट के नीचे कंधे सख्त थे। उसने चिढ़कर अपनी टाई ढीली कर दी। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। ऐसा मत करो, अभी मनमानी करने का समय नहीं है। एडम विलो जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी माँ के कांपते कंधों को धीरे से दबाया। माँ, कृपया पहले आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाएं। उसने कोने में खड़ी अमेलिया विलो की ओर देखा। अमेलिया, अंदर माँ की मदद करो। जब लिविंग रूम में केवल वे दोनों ही रह गए तो इवान पामर हताश होकर बैठ गई और कार्लोस की धमकी के बारे में विस्तार से बताया। एडम विलो सुन रहा था। उसके सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे क्रूरता की झलक दिख रही थी। पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज़ धीमी थी, फिर भी हर शब्द चाकू की तरह था। हम 20 साल से अधिक समय से छिपे हुए हैं, ये पर्याप्त है। खिड़की के बाहर रात की हवा में पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं, जिससे विचित्र आकृतियां बन रही थीं। एडम विलो को कार्लोस का घृणित चेहरा याद आया। घृणा उसके दिल को विषैले सांप की तरह कुतर रही थी। उनकी समझ में उनके माता पिता एक दूसरे को छोटी उम्र से जानते थे। स्पष्ट रूप से श्रीमती कार्टर ने हस्तक्षेप किया और प्यार छीन लिया, तो अब उन्हें पीछे क्यों हटना चाहिए? महासचिव चार्ल्स वास्तव में मेरी सराहना करते हैं। एडम विलो ने अपने सूट की कफ ठीक की। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा जल रही थी। शायद कोई कार्लोस से निपट सकता है, महासचिव चार्ल्स की तरह। इवान पामर ने अचानक ऊपर देखा। पिता और पुत्र की निगाहें हवा में टकरा गईं। थोड़ी देर बाद इवान पामर ने धीरे से सिर हिलाया। मैं कल महासचिव चार्ल्स से बात करूंगा। अगले दिन चार्ल्स स्मिथ के कार्यालय में चार्ल्स ने एडम विलो के अनुरोध को ध्यान से सुना। उनकी लंबी उंगलियां महोगनी डेस्कटॉप पर धीरे से टैप कर रही थीं। सूर्य की रोशनी पर्दे से छनकर आ रही थी, जिससे उसके सुंदर पार्श्व भाग पर धारीदार परछायां पड़ रही थीं। तुम गायब नहीं होना चाहते? वह अचानक हंस पड़ा। उसकी अंबर जैसी आंखों में खतरे की एक झलक उभर आई। तो फिर एक ही उपाय है, कार्लोस को गायब कर दो। उसने दराज से एक फाइल निकाली और उसे आगे बढ़ा दिया। अगले बुधवार को कार्लोस एक तकनीकी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये रूट मैप है। दस्तावेज के अंदर एक बिजनेस कार्ड है। उस व्यक्ति से संपर्क करें और उसके बाद जो कुछ भी होगा उसमें आपको शामिल होने की जरूरत नहीं है। एडम विलो चौंक गया और एक क्षण के लिए तो उसने फाइल खोलने की हिम्मत ही नहीं की। एडम विलो का आंतरिक संघर्ष सामने आया। एडम विलो चार्ल्स स्मिथ के कार्यालय से बाहर निकले। उनके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने अवचेतन रूप से अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया। लेंस के पीछे उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उनकी उंगलियां अनायास ही अति गोपनीय चिन्हित फाइल के टुकड़े को सहलाने लगीं। कार्लोस को गायब कर दो। चार्ल्स के संयत शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। एडम विलो गलियारे की फर्श से छत तक ऊंची खिड़की के सामने खड़ा था। नीचे चींटी जैसी भीड़ को देख रहा था। उसका रोंगटे खड़े हो रहे थे।
उसने सोचा भी नहीं था कि आमतौर पर शालीन महासचिव इतनी बेपरवाही से ये शब्द कह सकते हैं। सूरज की रोशनी शीशे से होकर उसके पीले चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखें चौंधिया रही थीं। एडम विलो ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसके दिमाग में कार्लोस का ठंडा चेहरा और एमिली पाकर की कोमल भौहें और आंखें घूम गईं। अगर कार्लोस सचमुच गायब हो गया, यह विचार एक बार उभरा तो उसके दिल में जहरीली लताओं की तरह फैल गया। एडम विलो की उंगलियां थोड़ी कांपने लगी, उनकी पकड़ से फाइल के किनारे जुरीदार हो गए। उसे कार्लोस के बगल में खड़े एमिली पाकर की शांत मुस्कान याद आई। उसकी आंखों में हमेशा कोमल मुस्कान रहती थी। और अगर कार्लोस चला गया होता तो क्या एमिली? नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? एडम विलो ने जोर से अपना सिर हिलाया, इस पागल विचार को दूर भगाने की कोशिश की। फिर भी अंदर ही अंदर एक और बड़ी आवाज़ इस पर ठंडी हंसी से हंस रही थी। क्या ही नहीं चाहती तुम? अगर कार्लोस गायब हो जाए तो कार्टर कबीला तुम्हारा हो जाएगा और एमिली भी। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। लेंस के पीछे उसकी नज़र धीरे धीरे तेज और दृढ़ होती गई। एडम विलो ने अपना कॉलर ठीक किया और स्थिर कदमों से लिफ्ट की ओर चल पड़ा। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, उसने चार्ल्स स्मिथ के कार्यालय की ओर एक आखिरी नज़र डाली। अध्याय 324, अध्याय 317। इवान पामर लिविंग रूम में बैठे थे। उनके हाथ उनके सिर को ढंके हुए थे। उनका सिर उनके घुटनों के बीच दबा हुआ था। उनकी कनपटियों के पास के सफ़ेद बाल प्रकाश में विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पिता। एडम विलो ने उसकी ओर देखा। उसके सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे की आंखें जटिल भावनाओं से झिलमिला रही थी। महासचिव से इसका इरादा है कार्लोस को गायब कर देना। इवान पामर ने ऊपर देखा। एडम विलो को बहुत देर तक घूरते रहे। उनका एडम सेपल हिल रहा था। आखिरकार वह, मेरा भी बेटा है, तुम्हारा भी भाई है, मुझे भाई की जरूरत नहीं है। एडम विलो की निगाहें घृणा से भरी थीं। वह निश्चित रूप से बहुत कुछ जानता है। इवान पामर ने अंततः मन बना लिया, इसे साफ सुथरे ढंग से करो। इवान पामर के जाने के बाद एडम विलो ने पर्दे कसकर खींच दिए, अपना लैपटॉप खोला और नीली स्क्रीन की भयानक रोशनी ने उसके पीले चेहरे को रोशन कर दिया। जब वह प्रिजननेट नामक एक रहस्यमय वेबसाइट में प्रवेश कर गया। 5 लाख, वह अपने आप से बुदबुदाया। उसकी पतली उंगलियां कीबोर्ड पर पुष्टिकरण कुंजी दबा रही थीं। जल्द ही एक एन्क्रिप्टेड ईमेल सामने आया। 1 मिलियन की जमा राशि, लक्ष्य, फोटो और समय। एडम विलो ने अपने फोन एल्बम से कार्लोस की एक तस्वीर चुनी जिसमें वह एक बिजनेस सम्मेलन में भाग ले रहे थे, जिसमें कार्लोस ने साफ सुथरा काला सूट पहना हुआ था और ग्राहकों से हाथ मिला रहे थे। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने भेजे पर क्लिक कर दिया। उसी समय कार्टर ऑटोमोटिव मुख्यालय भवन जगमगा रहा था। कार्लोस एक बैठक के बीच में सम्मेलन कक्ष में खड़ा था। हमें देश विदेश में नई फैक्ट्रियां स्थापित करने की जरूरत है, उन्होंने मेज पर हल्के से उंगलियां थपथपाते हुए अनुसंधान एवं विकास निदेशक से कहा। अगले साल तक के लिए ऑर्डर पहले से ही तैयार हैं। राष्ट्रपति कार्टर, इस सप्ताहांत एक तकनीकी सम्मेलन है। यह उच्चतम स्तर का है और मैं आपको और फिनले को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। R&D निदेशक ने कई निमंत्रण पत्र निकाले। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण निमंत्रण पत्र को चुनकर कार्लोस को सौंप दिया। एमिली पाकर हाल ही में काफी व्यस्त रही हैं, मैं अकेले ही इसमें भाग लूंगी। कार्लोस ने सहजता से सहमति व्यक्त की। एमिली पाकर पहले से ही 5 महीने से अधिक, लगभग 6 महीने की गर्भवती थी और हाल ही में जो कुछ भी हुआ था उसे देखते हुए उन्हें उम्मीद थी कि वह कुछ समय के लिए आराम कर सकेगी। जब कार्लोस विला में वापस लौटे तो रात काफी हो चुकी थी। फिर भी 1 दर्जन मीडिया वाहन अभी भी क्लाउड लेक विला के अलंकृत लोहे के गेट के सामने रुके हुए थे। कैमरे विला की मुख्य इमारत की ओर लगे थे और रिपोर्टर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। मैंने सुना है कि देवता ओवन यहाँ रहते हैं। यह एक शीर्ष वैश्विक ऑटोमोटिव डिजाइनर है। सुरक्षा प्रमुख ने अपने आदमियों को आदेश देते हुए अपना पसीना पोंछा। गेट की अच्छी तरह से रखवाली करो, एक भी रिपोर्टर को अंदर मत आने दो। कार्लोस कार में बैठे हुए बाहर मीडिया को देख रहे थे। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। विला में बटलर ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। युवा मैडम, कार तैयार है और युवा मालिक चाहते हैं कि हम पीछे के पहाड़ी रास्ते से चलें। एमिली पाकर और कार्लोस शहर के बाहरी इलाके में एक विला में चले गए थे, लेकिन जल्द ही मीडिया खून सूंघने वाले शार्क की तरह वहां आ धमका। सुबह सुबह एमिली पाकर विला की दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास खड़ी होकर बाड़ के बाहर चमकते कैमरों को देख रही थी और आह भर रही थी। विला के प्रवेश द्वार पर एमिली पाकर ने मास्क और बेसबॉल टोपी पहन रखी थी तथा किराने के सामान की टोकरी लेकर भीड़ में घुल मिल गई। आज उसने एक साधारण ओवरसाइज कोट पहना था जो विला क्षेत्र में एक हाउसकीपर की तरह दिख रहा था। रास्ता छोड़ो। उसके बगल में सुरक्षा वर्दी पहने कार्लोस ने प्रतीक्षा कर रहे कई पत्रकारों से बचते हुए अपनी आवाज़ धीमी कर ली। कार्टर क्लैन ग्रुप बिल्डिंग के अंदर रिसेप्शनिस्ट ने एमिली पाकर को कठिनाई से देखा। डायरेक्टर पाकर, आज 7 या 8 मीडिया आउटलेट आपका इंतजार कर रहे हैं। एमिली पाकर ने सिर हिलाया। मेरी सारी मीटिंग रद्द कर दो। वह मुड़ी और लिफ्ट की तरफ चली गई, फिर रुकी। नहीं, मैं फिलहाल कंपनी नहीं आ रही हूँ। लगातार कई दिनों के बाद एमिली पाकर मीडिया से तंग आ चुकी थी। शायद मुझे वापस अपार्टमेंट में चले जाना चाहिए, उसने कार्लोस से कहा। कार्लोस को याद आया कि एमिली पाकर के पास विवाह से पहले की एक संपत्ति थी जो उसकी मां ने उसे छोड़ी थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अपार्टमेंट ऐसा होगा। एमिली पाकर को भी उम्मीद नहीं थी कि कंपनी के अध्यक्ष कार्लोस जैसा कोई व्यक्ति उसके अपार्टमेंट तक आने पर जोर देगा। एक अप्रत्याशित स्टूडियो। कार्लोस अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं। उसे याद आया कि एमिली पाकर ने बताया था कि उसकी मां ने उसे शादी से पहले एक संपत्ति छोड़ी थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसी जगह होगी। क्या आप सचमुच अंदर आना चाहती हैं? एमिली पाकर ने अपनी उंगली दबाए। कार्लोस ने एक हाथ अपने सूट पैंट की जेब में डाला और दूसरे हाथ से अपनी टाई ढीली करते हुए कहा, क्या मिसेस कार्टर मुझे भगा देंगी? जैसे ही दरवाजा खुला, कार्लोस अचंभित रह गया।
जर्ज गलियारे के ठीक विपरीत आधुनिकता से परिपूर्ण एक स्टूडियो था। कार डिजाइन चित्रों से भरी एक पूरी दीवार, कार्यक्षेत्र पर बिखरे हुए सटीक उपकरण और कोने में रखे कई 3D प्रिंटर। केंद्र में एक तैयार कार का मॉडल था, जिसके बगल में एक शेल्फ पर विभिन्न हर्बल नमूने बड़े करीने से सजाए गए थे। क्या यहीं पर देवता ओवन का जन्म हुआ था? कार्लोस की पतली उंगलियां हल्के से उस कार्य बेंच पर फिरी जहां कुछ उत्कीर्णन बचे थे। एमिली पार्कर ने अपना कोट दरवाजे पर टांग दिया और लापरवाही से उसे एक कप चाय थमाते हुए बोली, हाँ, मैंने कॉलेज में यही डिजाइनिंग शुरू की थी। वह रुकी और बोली, मेरी चिकित्सा कौशल मुझे मेरी माँ ने सिखाया है, मैं बचपन से ही पड़ोसियों का इलाज करती आ रही हूँ। कार्लोस ने चाय का कप लिया और उसकी नज़र दीवार पर लगे विभिन्न डिजाइनों पर पड़ी। उसी समय उन्होंने मेज पर एक फोटो देखी। एमिली पार्कर के अलावा एक असाधारण सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला थी, संभवतः एमिली पार्कर की माँ। वह अचानक हल्के से हंसा, तो मेरी श्रीमती कार्टर, दिन में एक छोटी नज़र, रात में देवता ओवन। एमिली पार्कर ने अपने होंठ भींचे और दराज से एक फाइल फोल्डर निकालते हुए कहा, ये नवीनतम इंजन डिजाइन है, देखना चाहोगे? दोनों ने अपना सिर एक साथ झुका लिया। सुबह सुबह कार्लोस और एमिली पार्कर पुरानी लिफ्ट के सामने एक दूसरे के बगल में खड़े थे। लिफ्ट खुलने की डिंग की आवाज आई। कई सुबह जल्दी उठने वाले लोग पहले से ही अंदर ठूस ठूस कर भरे हुए थे। सुप्रभात, छोटे मकान मालिक, सुनहरे रंग में रंगे बालों वाला एक युवक एक और हंसते हुए बड़ी मुस्कान के साथ बोला। एमिली पार्कर मुस्कुराए और सिर हिलाकर कार्लोस को अंदर खींच लिया। आज कार्लोस एक दुर्लभ कैजुअल शर्ट पहने हुए अभी भी अपने नेक व्यवहार को नहीं छिपा पा रहा था, जो इस पुराने अपार्टमेंट भवन के बिल्कुल विपरीत था। छोटे यान, क्या ये तुम्हारा साथी है? पहली बार मैंने तुम्हें किसी को वापस लाते हुए देखा है। कई महीने हो गए हैं और तुम जल्द ही मां बनने वाली हो। एमिली पार्कर के कुछ बोलने से पहले ही कार्लोस ने तुरंत जवाब दिया, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं सबको मिठाई खिलाऊंगी। कार्लोस अपने मुंह के कोनों को दबा नहीं सका, उसे एक अजीब गर्व की अनुभूति हो रही थी। इस जगह पर तो एडम विलो भी नहीं गया है। लिफ्ट में कुछ दोस्ताना हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। एक सफेद पोश कर्मचारी, जो कि एक मुड़े हुए सूट में था, कोने में सिमट गया, जिससे एक गुंडा लड़की के लिए जगह बन गई जो एक बिल्ली को पकड़े हुए थी। वहां थोड़ी भीड़ थी। कार्लोस ने एमिली पार्कर का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही लिफ्ट धीरे धीरे नीचे उतरी, कार्लोस ने अपनी पत्नी की ओर देखा, जो पड़ोसियों के साथ परिचितता से बातचीत कर रही थी। यहाँ वह न तो श्रीमती कार्टर थीं, न ही देवता ओवन, बल्कि वह तो सभी के लिए परिचित छोटी मकान मालकिन थीं। इस साधारण वातावरण ने उनके हृदय में एक अजीब सी गर्माहट पैदा कर दी। यहाँ थे। कार्लोस एमिली पार्कर को लिफ्ट से बाहर ले गया और पड़ोसियों की ओर हाथ हिलाकर जवाब दिया, मैं कुछ दिनों तक कंपनी नहीं जाऊंगा। सुर्खियों से बचने के लिए मैं छोटे क्लिनिक जा रहा हूँ। मैं इस सप्ताहांत एक तकनीकी बैठक में भाग लेने जा रहा हूँ, पड़ोसी शहर जा रहा हूँ। कार्लोस ने अपना कार्यक्रम एमिली पार्कर के साथ साझा किया। किसी कारणवश जैसे ही उसने ये कहा, एमिली पार्कर की पलकें झपक गईं। अध्याय 325, अध्याय 318। एमिली पार्कर का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। पिछली बार उसने इतनी बेचैनी उस सुबह महसूस की थी जब उसकी मां का एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ? कार्लोस ने उसकी बेचैनी देखी। वो टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। एमिली मुड़ी और कार्लोस की कलाई पकड़ ली। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, कार्लोस ने हल्के से हंसते हुए कहा। उसकी गर्म हथेली उसके बढ़ते पेट पर टिकी हुई थी। मैं नहीं चाहता कि हमारी बच्ची किसी व्यापारिक यात्रा पर जाए, लेकिन R&D डायरेक्टर मेरे साथ जा रहे हैं, कार्लोस ने उसे आश्वस्त किया। तुम्हें क्लिनिक में आराम करना चाहिए, ठीक है? एमिली ने अपने पति की दृढ़ आंखों में देखा और अंत में केवल सिर हिला सकी। कार्लोस उसे उस छोटे से क्लिनिक में ले गया जिसे पहले ही नवीनीकृत करके फिर से खोल दिया गया था। पिछली बार बंद होने और पुनर्गठन के कारण कभी चहल पहल वाला प्रतीक्षालय अब खाली था। एमिली ने मास्क पहना, स्टेथोस्कोप गले में लटकाया और दवाइयों की अलमारी व्यवस्थित करने लगी। नई बदली हुई कांच की खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे फर्श पर धब्बेदार परछाइयां पड़ रही थीं। डिंग-लिंग, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। अंकल मेसन। एमिली ने दरवाजे पर खड़े आदमी को आश्चर्य से देखा। आज उन्होंने फीकी वर्दी पहन रखी थी। बेटी, पिछली बार रेस्ट्रैक पर। अंकल मेसन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। कुछ जरूरी काम था। एमिली ने उसके चेहरे का रंग देखा और उसे बैठने का इशारा किया। एमिली की पतली उंगलियां उसकी कलाई पर टिकी थीं। उसकी भौहें अनजाने में सिकुड़ रही थीं। नाड़ी अनियमित, सारे अंग खराब। ये वह शरीर नहीं था जो किसी 50 साल के आदमी का होना चाहिए। अंकल मेसन, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ मास्क से दबी हुई थी। आपका स्वास्थ्य? पुरानी बीमारी। अंकल मेसन ने उसकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया। उनकी काम वाली कमीज पर कई भयानक निशान दिखाई दे रहे थे। जब मैं जवान था तब सेना में रहते हुए चोट लग गई थी। एमिली की नज़र उन जख्मों से हटकर उसकी आंखों के काले घेरों पर टिक गई। ये कोई साधारण पुरानी चोटें नहीं थीं, बल्कि पुरानी अनिद्रा और मानसिक आघात के कारण होने वाले सोमेटाइजेशन के लक्षण थे। फिर भी उसने और कुछ नहीं पूछा और एक्यूपंक्चर सुइयों का डिब्बा लेने के लिए मुड़ी। मैं तुम्हें कुछ सुइयां देती हूँ, उसने कहा और एक अल्कोहल लैंप जलाया। चांदी की सुइयां कुछ देर के लिए लौ पर फिसली। इससे तुम्हें अच्छी नींद आने में मदद मिलेगी। अंकल मेसन प्रस्ताव ठुकराने ही वाले थे कि एमिली की कुशल तकनीक देखकर सुई की नोक उनकी कलाई के नेगुआन एक्यूपॉइंट पर धीरे से चुभ रही थी। एक झुंझुनी सी फैल गई और उनकी कसी हुई नसें चमत्कारिक रूप से शिथिल हो गईं। सूर्यास्त की गर्म रोशनी परीक्षा बिस्तर पर हल्के धब्बे बना रही थी। जब अंकल मेसन ने आंखें खोलीं तो दीवार पर लगी घड़ी दोपहर के 4 बज चुके थे। वे अचंभित रह गए। उन्हें इतनी गहरी नींद सोए हुए कितना समय हो गया था? 10 साल, 20 साल। जाग रही हो? एमिली दवाइयों की अलमारी व्यवस्थित कर रही थी। उसका पेट सफेद कोट के नीचे से निकला हुआ दिख रहा था। कैसा लग रहा है? अंकल मेसन ने अपने कंधे हिलाए। बरसों से दर्द से ग्रस्त जोड़ों में आश्चर्यजनक रूप से आराम महसूस हुआ। उन्होंने अपने सामने खड़ी इस युवा महिला डॉक्टर को देखा और एक क्षण के लिए एक जानी पहचानी आकृति की परछाई देखकर चौंक गए।
लड़की, उसकी आवाज़ भारी थी, तुम्हारी एक्यूपंक्चर कुशलता मैंने अपने गुरु से सीखा है। एमिली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक एक करके सुइयां हटा दी। वह कहती थी कि अनिद्रा हृदय की समस्या है और इसकी शुरुआत लिवर मेरिडियन से होनी चाहिए। अंकल मेसन का हाथ अचानक झटका खा गया, जिससे चाय के कप से पानी की कुछ बूंदें उनकी पैंट पर गिर गईं। उसने अपनी आंखों में आश्चर्य को छिपाने के लिए जल्दी से अपना सिर झुका लिया। तकनीक शब्द 20 साल पहले वाले उस व्यक्ति के समान ही थे। वैसे एमिली ने दराज से एक कागज का पैकेट निकाला। यह एक शांत करने वाली हर्बल चाय है, सोने से पहले एक कप पी लो। अगले हफ्ते फॉलो अप के लिए जरूर आना, एमिली ने सहजता से कहा। अंकल मेसन ने मना करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन एमिली की आंखों में सौम्य मुस्कान देखकर उनका गला थोड़ा रुंध गया। 1000 ठीक रहेगा, एमिली ने कहा, कम कीमत। उसे अपना फोन निकालते देख अंकल मेसन अमीर नहीं लग रहे थे। तो फिर मैं अगले हफ्ते आऊंगा, अंकल मेसन ने अंततः धीरे से जवाब दिया। ठीक 6 बजे। एमिली ने अभी अपना सफ़ेद कोट उतारा ही था कि उसका फोन अचानक वाइब्रेट हो गया। उसने स्क्रीन खोली और विलियम का ईमेल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक्स, सुराग मिल गया। आपकी मां की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। एमिली की उंगलियां कसकर बंद थीं, उसके नाखून फोन केस पर सफ़ेद निशान बना रहे थे। वह फोन की स्क्रीन पर गौर से देखने लगी, उसकी सांसें अनजाने में तेज हो गईं। उसकी मां की मौत के दृश्य उसके दिमाग में घूम गए। हिटमैन, वह खुद से बुदबुदाई, उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। ईमेल में कई धुंधली पुरानी तस्वीरें शामिल थीं, डिगबिल कैप वाला एक अजनबी, एक हवाई जहाज का टिकट और प्रेजेंट लोगो वाली एक बैंक हस्तांतरण रसीद। एमिली की छाती जोर से धड़क उठी। उसने अचानक अपना सिर उठाया और खिड़की के बाहर घनी होती रात को देखा। सड़क की लाइटें एक एक करके टिमटिमा रही थीं, जिससे उसके पीले चेहरे पर अस्थिर परछाइयां पड़ रही थीं। वर्षों पुराने रहस्य का अंततः पता चल ही गया। अध्याय 326, अध्याय 319। प्रौद्योगिकी सम्मेलन में सभी क्षेत्रों के उद्यमी एक साथ एकत्रित हुए और वहां खूब रौनक रही। सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले चार्ल्स स्मिथ, एडम विलो और सोफी पाकर के साथ उपस्थित थे। उन्होंने कुछ उद्यमियों से परिचय प्राप्त किया और उनका परिचय कराया। यह विशेष सहायक विलो हैं, जो पहले कार्टर क्लैन ग्रुप में चेयरमैन के सहायक के रूप में कार्य कर चुके हैं। एडम विलो ने कई प्रसिद्ध उद्यमियों के साथ बातचीत की और हंसी मजाक किया, जबकि सोफी पाकर एक तरफ खड़ी थी, उनकी आंखें गर्व से भरी हुई थीं। उसने मन ही मन सोचा, एक सच्चा रत्न हमेशा चमकता रहता है, चाहे भाई एडम का करियर मेरे सपनों से कितना भी अलग क्यों न हो, वह अभी भी बहुत उत्कृष्ट है। मैंने सुना है कि कार्टर कबीले से जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर भी आ जाएंगे। क्या उनकी पत्नी भी उनके साथ आएंगी? एक उद्यमी ने अचानक पूछा, और आसपास मौजूद लोगों के चेहरे पर भी उत्सुकता भरी नजरें आईं। एडम विलो की भौहें अचानक सिकुड़ गईं। जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर सचमुच उल्लेखनीय हैं। मैंने सुना है कि कार्टर ऑटोमोटिव जल्द ही विदेश में सूचीबद्ध होने वाली है। श्रीमती कार्टर भी हमारे देश का गौरव हैं। मेरे बेटे को उनके द्वारा डिजाइन की गई सुपरकार बहुत पसंद है। विषय अचानक कार्टर दंपति पर केंद्रित हो गया। सोफी पाकर ने अपने होंठ कसकर काटे, मन ही मन नाराज होते हुए कहा, ये अंधे मूर्ख कार्टर दंपति का जिक्र क्यों कर रहे हो? और एमिली पाकर, वह तो असल में देवताओं है। एडम विलो चुप रहा। उसे अभी भी यह विश्वास करना कठिन लग रहा था कि एमिली पाकर वास्तव में देवताओं थी। वह हमेशा सोचता था कि वह एमिली पाकर को अच्छी तरह समझता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक मजाक था। वह उसे बिल्कुल नहीं समझता था, या यूं कहें कि एमिली ने कभी उस पर भरोसा ही नहीं किया था। तो फिर कार्लोस के बारे में क्या? वह एमिली के बारे में कितना समझता था? देवियों और सज्जनों, चार्ल्स स्मिथ ने आधिकारिक मुस्कान के साथ कहा, जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर आज यहाँ अवश्य आएंगे। सरकार राष्ट्रपति कार्टर और डेटी ओवन जैसे और अधिक उत्कृष्ट युवा उद्यमियों को विकसित करने के लिए उत्सुक है। उसके शब्द बड़े बड़े थे, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक की चमक थी। वह अच्छी तरह जानता था कि डार्क वेब के मौत के वारंट पर रखे गए लोगों के बचने की कभी संभावना नहीं थी। क्लाउड लेक विला के अंदर एमिली पाकर की आंखें लाल थीं। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने डार्क वेब के फायरवॉल को भेदने में कामयाबी हासिल कर ली। जाहिर है, इसके पीछे एक बेहतरीन हैकर का हाथ था, और उसके हुनर के बावजूद ये काम चुनौतीपूर्ण था। उसने कभी भी कार्लोस से डार्क वेब या अपनी मां के प्रेम प्रसंग का जिक्र नहीं किया। जैसे ही उसने सफलतापूर्वक लॉगिन किया, 10 घंटे पहले का एक वांटेड नोटिस सामने आ गया। लक्ष्य कार्लोस था। अशुभ भावना और प्रबल हो गई, मानो कुछ घटित होने वाला हो। एमिली पाकर का दिल अचानक बैठ गया और उसने तुरंत कार्लोस को फोन किया। सुबह कार्लोस पास के शहर में टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए निकल चुका था और जल्द ही पहुंच जाएगा। कोई जवाब नहीं। उसने जल्दी से साथ आए स्टाफ को फोन किया, लेकिन कोई भी उपलब्ध नहीं हो सका। उस पर अभूतपूर्व घबराहट का माहौल छा गया। एमिली कोट उठाकर पास के शहर की ओर भागने ही वाली थी कि अचानक नीचे शोर मच गया। बटलर घबराकर ऊपर की ओर भागा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। युवा मैडम, कुछ गड़बड़ है। जिस हेलीकॉप्टर पर युवा मास्टर सवार थे, उसका एक्सीडेंट हो गया है। एमिली को केवल अपने सिर में एक भिनभिनाहट महसूस हुई, जिसके बाद किसी ने चिल्लाकर कहा, मैडम। श्रीमती कार्टर को जब यह समाचार मिला तो वह सदमे को सहन नहीं कर सकी और तुरंत बेहोश हो गईं। टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस शुरू होने में बस 10 मिनट बाकी थे। एडम विलो ने एक बार फिर कार्लोस की खाली सीट की तरफ देखा। उसी समय एक स्टाफ सदस्य तेजी से चार्ल्स स्मिथ के पास आया और कुछ शब्द फुसफुसाए। चार्ल्स स्मिथ तेजी से उठ खड़ा हुआ, जिससे एडम विलो का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ अनायास ही भींच गए। चार्ल्स स्मिथ मंच पर आए। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। देवियों और सज्जनों, हमें अभी अभी एक अत्यावश्यक सूचना प्राप्त हुई है। हमारे सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण अतिथि, कार्टर ऑटोमोटिव के अध्यक्ष श्री कार्लोस, आधे घंटे पहले एक हेलीकॉप्टर विस्फोट दुर्घटना में घायल हो गए। आज का सम्मेलन स्थगित है। कार्यक्रम स्थल पर हंगामा मच गया। एडम विलो के कसकर बंधे हाथ अचानक खुल गए, जबकि सोफी पाकर का दिमाग शून्य हो गया।
कार्लोस मर गया। सोफी पाकर ने कांपते हुए अपना फोन निकाला और देखा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना की खबर प्रमुख मीडिया संस्थानों की सुर्खियों में है। उसका दिल धड़क रहा था और उसके भीतर एक अवर्णनीय जटिल भावना उमड़ रही थी, कुछ खुशी, कुछ अवर्णनीय। कार्लोस सचमुच मर चुका था। एडम विलो तेजी से शोरगुल वाले हॉल से बाहर निकला। सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे उसकी आंखें जटिल रोशनियों से टिमटिमा रही थीं। उसने अपना फोन निकाला, उसकी उंगलियां पल भर के लिए कॉन्टैक्ट्स में रुकी और आखिरकार इवान पामा का नंबर डायल किया। क्या यह आप थे? दूसरी ओर इवान पामा की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। एडम विलो ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह गलियारे के संगमरमर के खंभे पर टिककर बाहर चमकती धूप को देखते रहे और गले से उतर गए। महासचिव का भी यही इरादा था। लाइन के दूसरे छोर पर एक लंबी खामोशी छा गई, केवल भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद इवान पामा ने अंततः कहा, मैं अस्पताल में हूँ, काटो परिवार पूरी तरह से अराजकता में है। वह रुका, और एमिली का अभी अभी गर्भपात हुआ है और उसे अस्पताल भेजा गया है। हो सकता है कि वह बच्चे को न रख पाए। ठंक। एडम विलो का फोन उसकी उंगलियों से फिसल गया और संगमरमर के फर्श पर जोर से गिरा। टूटी हुई स्क्रीन में दरारें मकड़ी के जाल की तरह फैल गईं, जिनमें उसका पीला चेहरा दिखाई दे रहा था। अध्याय 327, अध्याय 320। एडम विलो के कान भिनभिना रहे थे। इवान पामा की आवाज़ फोन पर आई, लेकिन वह धीमी थी, मानो कांच की मोटी परत से आ रही हो। उसने यंत्रवत फोन काट दिया। उंगलियां अनजाने में उसे कसकर पकड़ रही थीं, अंगुलियां सफ़ेद पड़ रही थीं। भाई एडम, महासचिव आपको ढूंढ रहे हैं। अचानक उसके पीछे से सोफी पाकर की आवाज़ सुनाई दी। वह ऊंची एड़ी के जूते पहनकर तेजी से चली, लेकिन जब उसने एडम विलो का पीला चेहरा देखा तो अचानक रुक गई। तुम्हें क्या हुआ है? एडम विलो ने कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर लिफ्ट की दिशा में चल दिया। भाई एडम, सोफी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? अस्पताल। एडम विलो ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। सोफी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसके मैनिक्योर किए हुए नाखून उसकी हथेली में गड़ गए। क्या आप एमिली पाकर से मिलने जा रहे हैं? उसकी आवाज़ अचानक तेज हो गई। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मैं तुम्हें जाने से मना करती हूँ। एडम विलो रुका, मुड़ा और सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे उसकी आंखों में जो भाव था, उससे सोफी की रूह कांप उठी। हमारी सगाई टूट गई है। तुम। सोफी गुस्से से कांप उठी। एडम विलो, तुम कृतघ्न हो। मेरे बिना आज तुम ये मुकाम हासिल नहीं कर पाते। एडम विलो। सोफी ऊंची एड़ी के जूते में उसका पीछा करती हुई एडम विलो का हाथ पकड़ती हुई बोली, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारा राज खोल दूंगी? एडम विलो तेजी से मुड़ा। सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे उसकी आंखों का भाव अचानक ठंडा हो गया। जाने दो। तुम कुछ नहीं बल्कि इवान पामा की नाजायज औलाद हो। सोफी ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली, लेकिन अंदर का द्वेष छिपा नहीं सकी। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले, तुम ये। आगे बढ़ो। एडम विलो अचानक हंसा। अब जब कार्लोस मर चुका है, काटो परिवार बिखर रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अभी इसकी परवाह है? सोफी का उत्कृष्ट मेकअप एक पल के लिए विकृत हो गया। तुम। परंतु आप। एडम विलो एक कदम और करीब आया। उसकी आवाज़ सांप की फुफकार जैसी हल्की थी। अगर लोगों को आपके पिता के वर्षों के गबन और भ्रष्टाचार के बारे में पता चल गया। वह अर्थपूर्ण ढंग से रुका। क्या आपको लगता है कि पाकर परिवार जांच का सामना कर सकता है? सोफी की उंगलियां थोड़ी कांपने लगी। उसकी चमकदार लाल नेल पॉलिश उसकी हथेली में धंस गई। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हम एक दूसरे से सहमत हैं। एडम विलो ने व्यंग्य किया। गलियारे की लाइटें टिमटिमा रही थीं, जिससे सोफी के चेहरे पर पीलापन छा गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने जो आदमी था, वह उसके सपनों का प्यारा अच्छा पति नहीं था। इसके बजाय ये कार्लोस ही था जिसने एमिली पाकर पर बहुत ध्यान दिया। गलती कहाँ हुई? तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? सोफी ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। कार्लोस मर चुका है। क्या एमिली पाकर तुम्हें माफ करेगी? वह कार्लोस के बच्चे को जन्म दे रही है। एडम विलो की आंखें अचानक भयावह हो गईं। उसकी आवाज़ में ठंडक ने सोफी को अनायास ही पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब एक तरफ हट जाओ। एडम विलो को पीछे हटते देख सोफी अचानक उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाए। एडम विलो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एमिली पाकर को इस तरह जीत पाओगे? वह तुमसे नफरत करती है। वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। एडम विलो ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी सूट जैकेट उसके घुमाव के साथ एक तेज चाप में कट गई। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, बस मुझे एक पुल जलाने वाला बदमाश समझिए। बिना पीछे देखे वह लिफ्ट की ओर चला गया और सोफी को जमीन पर रोते हुए छोड़ गया। अस्पताल में इवान पामा गहन चिकित्सा इकाई के बाहर खड़ा था। शीशे के पार से अंदर बेहोश पड़ी श्रीमती कार्टर को देख रहा था। आराम से अपने कफलिंग्स को व्यवस्थित कर रहा था। उसके मुंह के कोने पर एक मुश्किल से दिखाई देने वाला मोड़ था। पिताजी, क्या हो रहा है? मारिया कार्टर जल्दी से अंदर आए। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। इवान पामा ने पलट कर देखा। उसके चेहरे पर तुरंत पीड़ा का भाव आ गया। मारिया, तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम्हारा भाई चला गया है। मारिया कार्टर का दुबला शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। गिरने से बचने के लिए उसकी उंगलियां दीवार को पकड़ रही थीं। यद्यपि यह खबर हर जगह फैल चुकी थी, फिर भी अपने पिता से यह सुनना कि उसका भाई मर गया है, उसे बिजली की तरह झटका दे गया। भैया, नामुमकिन। उसने अपना मुंह ढक लिया। आंसू चुपचाप बह रहे थे। उसके सामने का हिस्सा गीला हो रहा था। मारिया कार्टर ने अपना सिर उठाया, लाल सूजी हुई आंखें अपने पिता पर गड़ाए हुए। मेरी भाभी कहाँ हैं? उसकी आवाज़ बेहद भारी थी, फिर भी उसमें अभूतपूर्व दृढ़ता थी। इवान पामा ने भौहें चढ़ाईं। ऑपरेशन रूम में उसका बच्चा शायद। मैं अपनी भाभी से मिलने जा रही हूँ। मारिया कार्टर ने निर्णायक ढंग से अपने आंसू पोंछते हुए उसे बीच में ही टोक दिया। आमतौर पर लाड़ प्यार में पलने वाली यह महिला अब खड़ी थी। उसकी आंखों की नाजुकता की जगह एक निश्चित दृढ़ता ने ले ली थी। मारिया, तुम्हारी माँ बेहोश है। एमिली पाकर तो बस एक बाहरी व्यक्ति है। इवान पामा ने फटकार लगाए। मारिया कार्टर ने एक एक शब्द बोला। उसके नाखून उसकी हथेली में गहराई तक गड़ गए। भाभी ही वह व्यक्ति थी जिनकी मेरे भाई को सबसे अधिक परवाह थी। वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है।
इवान पामा ने अपनी बेटी को जल्दबाजी में जाते हुए देखा। जो बेटी हमेशा परिवार के पीछे छिपती थी, वह रातों रात बड़ी हो गई थी। इवान पामा का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना फोन निकाला। उसकी उंगलियां कॉन्टैक्ट्स में लुकास रीड पर घूम गईं। उसे एमिली पाकर और उसके एजेंट में बच्चे का मामला जल्दी से सुलझाना होगा। एमिली कहाँ है? एक जल्दबाजी भरी महिला की आवाज ने उसके कार्यों को बाधित कर दिया। एवलिन हैंसन गलियारे में भागी। उसके बाल पसीने से उसके चेहरे से चिपक गए थे। सिस्टर एवलिन। मारिया कार्टर एवलिन हैंसन का हाथ पकड़ते हुए ऑपरेशन कक्ष से बाहर निकल गई। अस्पताल गर्भावस्था को सुरक्षित करने के लिए पहले से ही तैयार है। मैं अब स्थानांतरण की व्यवस्था कर रही हूँ, एवलिन हैंसन ने जल्दी से कहा। लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल में चिकित्सा की स्थिति बेहतर है। किसी को भी उसे ले जाने की अनुमति नहीं है। पिताजी, ईस्टर्न हॉस्पिटल मेरी भाभी की सहेली का अस्पताल है। मारिया कार्टर की आवाज़ उत्साह से कांप उठी। वहाँ के डॉक्टर उसकी स्थिति को बेहतर समझते हैं। इवान पामा का मुंह फड़क उठा। ये करीब है, बस 10 मिनट और रुकने की जरूरत है। पिताजी, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मेरी भाभी के गर्भ में जो बच्चा है वह मेरे भाई का ही खून का वंशज है। इवान पामा चुप रहे। ठीक है। एवलिन अचानक भड़क उठी। इवान पामा की रेशमी टाई पकड़ ली, उसे झटका देकर गिरा दिया। मैं समझ गई क्या हो रहा है। उसकी आवाज़ इतनी तीखी थी कि अस्पताल के शोर को चीरती हुई सुनाई दे रही थी। आप जानबूझकर एमिली और उसके एजेंट में बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इवान पामा अचानक हुए हमले से स्तब्ध रह गए। कुछ कदम पीछे हट गए। उनकी पीठ दीवार से जोर से टकरा गई। उसका महंगा कस्टम सूट झुर्रीदार होकर बिखर गया था। तुम क्या कर रहे हो? इवान पामा ने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसे यह महिला आश्चर्यजनक रूप से मजबूत लगी। सुरक्षा। इस पागल औरत को मेरे ऊपर से हटाओ। उन्हें खत्म करने की योजना बना रहे हो, है ना? एवलिन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी उंगलियां टाई पर कस गईं। कालोस अभी गुजरा है और तुम अभी से उसकी पत्नी और बच्चे को निशाना बनाने के लिए बेचैन हो रहे हो। उसकी आवाज़ क्रोध से कांप उठी। कोई भी करीब नहीं आना, एवलिन चिल्लाई। उसकी पकड़ और भी तेज हो गई। इवान पामा का चेहरा गहरे लाल बैंगनी रंग में बदल गया। अगर आज एमिली को कुछ हुआ तो तुम्हें अपनी जान से जवाब देना होगा। कुछ सुरक्षा गार्ड आगे बढ़े, लेकिन टकराव को देखते हुए रुक गए। एवलिन प्रतिशोध लेने वाली राक्षसी महिला की तरह थी। एवलिन, मेरे पिता को छोड़ दो। लिफ्ट खुल गई। एडम विलो बाहर भागा। सुनहरे चश्मे के पीछे उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। स्पष्टतः उसे इस दृश्य की उम्मीद नहीं थी। अध्याय 328। अध्याय 321। पापा। एडम विलो की धीमी आवाज़ गलियारे में बिजली की कौंध जैसी थी। शुरू में तनावग्रस्त और टकराव की स्थिति में बैठे कुछ लोग तुरंत चुप हो गए और माहौल मानो जम गया। मारिया कार्टर ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी नज़र एडम विलो और इवान पामा के बीच घूम रही थी। कालो से मिलता जुलता नाजुक चेहरा अब बेरंग हो गया था। तुम अमेलिया विलो के भाई हो? तुमने मेरे पिताजी को क्या कहा? इवान पामा की अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें उभर आईं। उन्होंने एडम विलो को कड़ी नज़र से देखा और उसे चुप रहने का संकेत दिया, लेकिन एडम ने केवल अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया। उसके मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। मैंने उसे पिताजी कहा, आपने गलत नहीं सुना। मारिया कार्टर के दिमाग में स्मृति के टुकड़े उमड़ पड़े। मिडिल स्कूल में एक बार बरसात के दिन उसने रोल्स रॉयस कार की खिड़की से एक दुबले पतले लड़के को बस स्टेशन पर खड़े होकर उदास निगाहों से अपनी ओर देखते हुए देखा था। वह नज़ारा वह आज भी नहीं भूल पाए है। पिताजी, वह क्या कह रहे हैं? मारिया कार्टर की आवाज़ कांपने लगी। उनकी पतली उंगलियां एवलिन हैंसन की आस्तीन को कसकर पकड़ रही थी, मानो उनकी आखिरी जीवन रेखा पकड़ रही हो। इवान पामा ने अपनी टाई को ठीक किया, जो एवलिन हैंसन के खींचने से बिखर गई थी, और अचानक उसे महसूस हुआ कि अब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। कालोस मर चुका था। श्रीमती कार्टर कोमा में थी और कार्टर कबीले का अधिकांश हिस्सा उनके नियंत्रण में था। ये बेटी अंततः पानी थी जिसे बाहर डालना पड़ा। मारिया, उसने अपनी बेटी की नज़रों से बचते हुए कहा। उसका स्वर भयावह रूप से शांत था। एडम विलो तुम्हारा सौतेला भाई है। इस समय दालान की रोशनी बहुत तेज हो गई। मारिया कार्टर 2 कदम पीछे हट गई। जानबूझकर नजरअंदाज किए गए सुराग अचानक जुड़ गए। उसके पिता का पक्षपात, उसकी गंभीर रूप से बीमार माँ, विलो भाई बहनों की हल्की दुश्मनी। इवान पामा, वह अचानक चीखी। उसकी आवाज़ दिल दहला देने वाली थी। तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मारिया कार्टर एक घायल छोटे जानवर की तरह आगे बढ़ी, लेकिन एडम विलो ने उसकी कलाई पकड़ ली। उस आदमी के ठंडे चश्मे के पीछे संतुष्टि की एक झलक झलक रही थी। यह एक अस्पताल है, अगर आप पागल होना चाहते हैं तो बाहर करें। उसकी परिधीय दृष्टि अनजाने में ही ऑपरेशन कक्ष की ओर चली गई। एमिली पाकर अभी भी अंदर थी। इस एहसास ने एडम विलो के सीने में दर्द भर दिया। उसे एमिली की सलामती की उम्मीद थी और मन ही मन कामना भी थी कि वह बच्ची इस दुनिया में ना आए। छोड़ दो। 2 बड़े आदमी एक जवान लड़की को धमका रहे हैं। एवलिन हैंसन ने अचानक एडम विलो को एक तरफ धकेल दिया और मारिया कार्टर को अपने आलिंगन में ले लिया। उसकी तीखी निगाहें पिता और पुत्र के बीच घूम रही थी। उसके लाल होंठ एक उपहासपूर्ण चाप में मुड़ रहे थे। तुम दोनों, एक धन के लिए योजना बनाता है, दूसरा जीवन को नुकसान पहुंचाता है। तुम्हारा सहयोग वास्तव में दोषरहित है। एडम विलो का चेहरा अचानक बदल गया। एवलिन हैंसन, क्या मैंने कुछ गलत कहा? एवलिन हैंसन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनकी उंगली लगभग एडम विलो की नाक पर चुभ रही थी। क्या तुम नाजायज औलाद नहीं हो? क्या तुम्हारा घटिया बाप कार्टर कबीले पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा है? इवान पामा ने अपना सूट ठीक किया। उसकी आवाज़ ठंडी थी। अपनी भाषा पर ध्यान दें, मैं आप पर मानहानि का मुकदमा कर सकता हूँ। आगे बढ़ो। एवलिन हैंसन ने अचानक अपनी आवाज़ ऊंची कर दी, जिससे गलियारे के अंत में खड़े चिकित्सा कर्मचारियों की नज़र उस पर पड़ गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी एक रिपोर्टर को बुलाऊं, ताकि हर कोई देख सके कि चेयरमैन शेन अपनी नवविधवा बहू और जल्द ही पैदा होने वाले पोते के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? ये वाक्य एक कुंद हथियार की तरह था, जो इवान पामा पर तब तक प्रहार करता रहा जब तक उसका चेहरा राख जैसा नहीं हो गया।
उसकी भयावह निगाहें ऑपरेशन कक्ष की लाल बत्ती पर पड़ी, फिर उसकी बेटी के आंसुओं से सने चेहरे पर पड़ी और अंत में एक ठंडी सिसकारी निकली। जीवन और मृत्यु के कगार पर एक विकल्प। एवलिन, चलो मेरी नंद को तुरंत किसी दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर देते हैं। मारिया कार्टर की आवाज़ में एक अटूट दृढ़ संकल्प था। उसकी पतली उंगलियां एवलिन हैंसन की आस्तीन को कसकर पकड़े हुए थीं, उसकी उंगलियां सफ़ेद हो रही थीं। गलियारे की तीखी सफ़ेद रोशनी उसके आंसुओं से सने चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे कार्लोस की असाधारण रूप से चमकीली आंखों जैसी उसकी आंखें और भी ज्यादा उभर कर आ रही थीं। इवान पामा अचानक एक तरफ हट गए, उनकी लंबी आकृति ने गलियारे को अवरुद्ध कर दिया। मैंने कहा था, वह कहीं नहीं जा रही है। उनके सूट पहने हुए शरीर ने आपातकालीन प्रकाश के नीचे एक भारी छाया डाली, जो पूरी तरह से उनकी घुटनों पर बैठी बेटी को घेरे हुए थी। पिताजी, मारिया कार्टर अचानक घुटनों के बल बैठ गई, उसके महंगे मोजे खुरदरी जमीन पर फट गए। आपकी हरकतें मेरी भाभी को मार डालेंगी। उसने अपना सिर उठाया, आंसू इवान पामा के चमकदार चमड़े के जूतों पर टपक रहे थे। मेरे भाई की खातिर मैं आपसे विनती करती हूँ। ये देखकर एवलिन हैंसन तुरंत मदद के लिए नीचे झुकी, लेकिन मारिया कार्टर ने जिद करके उन्हें धक्का दे दिया। इस लाडली युवती ने ठंडे संगमरमर के फर्श पर घुटने टेकते हुए अपनी पीठ सीधी रखते हुए कहा, मेरा भाई तो चला गया, यही उसका एकमात्र वंश है। मारिया, इवान पामा ने अपनी आवाज़ को नरम करते हुए अपनी बेटी को उठाने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल के चिकित्सा मानक उच्च हैं, वह ठीक हो जाएगी। झूठा, मारिया कार्टर अचानक चिल्लाए और उसका हाथ झटक दिया। उसकी आवाज़ खाली गलियारे में गूंज उठी। अध्याय 329, अध्याय 321। सत्य का क्षण। अगर तुम इसी तरह नाफरमानी करते रहे तो मुझे अंगरक्षकों से कहकर तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। इवान पामा की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने हाथ से इशारा किया और काले कपड़े पहने दो आदमी तुरंत आगे बढ़े। मारिया कार्टर ने निराश होकर चारों ओर देखा और अंततः कोने में चुपचाप बैठे डॉक्टर की ओर विनती भरी नजर डाली। डॉक्टर, कृपया, आपको मेरी भाभी को बचाना होगा, उसे नजरअंदाज करो। इवान पामा ने अधीरता से हाथ हिलाया। वह अभी बच्ची है। कार्टर परिवार में अब मेरा ही कहना कानून है। कार्टर परिवार। अचानक एक ठंडी महिला की आवाज़ गूंजी, ये निर्णय लेना आपका काम नहीं है। मास्क पहने महिला डॉक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ी और वहां मौजूद सभी लोगों की हैरानी भरी निगाहों के बीच उन्होंने अपना मास्क उतार दिया। मारिया कार्टर की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। माँ, इवान पामा पर मानो बिजली गिर गई हो। वह 2 कदम पीछे हट गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसकी सावधानी से संवारी गई कनपटियों से ठंडा पसीना रिस रहा था। श्रीमती कार्टर, वह महिला जो गहन चिकित्सा इकाई में लेटी हुई थी, अब सफ़ेद कोट पहने हुए गलियारे के बीच में खड़ी थी। उसका चेहरा पीला तो था, पर उसकी आंखें चाकू जैसी तेज थीं। हैरान, उसने अपनी बेटी के बालों पर हल्के से हाथ फेरा। अगर मैंने बेहोशी का नाटक न किया होता तो मैं तुम्हारा असली रूप कैसे देख पाती? श्रीमती कार्टर की उंगलियां थोड़ी सी कांप उठीं जब उन्हें कुछ घंटे पहले का दुष्स्वप्न जैसा दृश्य याद आया। जब उनके बेटे की मौत की खबर आई तो उन्हें लगा कि दुनिया घूम गई है और सब कुछ एक पल में ढह गया। माँ, अपनी स्तब्धता में उसने एमिली पाकर की चिंतित पुकार सुनी, जिसके बाद चांदी की सुइयों का ठंडा स्पर्श हुआ। वे हाथ भयावह रूप से स्थिर थे, प्रत्येक सुई के साथ उसे अंधेरे के किनारे से वापस खींच रहे थे। माँ, आपको मेरा सहयोग करना होगा। एमिली पाकर की आवाज़ आग की तरह हल्की थी। कोमा का नाटक करो, शो देखो। उस समय उसे उन शब्दों का महत्व समझ में नहीं आया। जब तक उसे चुपचाप अस्पताल नहीं भेज दिया गया, सफ़ेद कोट पहनाकर एक कोने में छिपकर यह सब देखने के लिए नहीं कहा गया। इवान पामा एमिली पाकर को कोमा में देखकर अपने चेहरे पर नकली आंसू बहा रहा था, फिर पलटकर एमिली पाकर को मौत के घाट उतारने के लिए आतुर था। सबसे विडंबना यह थी कि एक नाजायज़ बच्चा, जिसे वह कभी जानती तक नहीं थी, उसे सार्वजनिक रूप से पापा कह रहा था। वर्षों का वैवाहिक जीवन, वर्षों का स्नेह उस क्षण बिखर गया। श्रीमती कार्टर ने अपनी आंख पर हाथ रखा तो पाया कि उनके आंसू बहुत पहले ही सूख चुके थे। जब हृदय चरम सीमा तक मर जाता है तो दुख भी विलासिता बन जाता है। आशापूर्ण भोर। और मेरी भाभी। मारिया कार्टर की आवाज़ कांप उठी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक इसी महत्वपूर्ण क्षण में ऑपरेशन कक्ष का दरवाज़ा धीरे से खुला। एमिली पाकर अपने उभरे हुए पेट के साथ सीनियर सिस्टर लॉन के सहारे धीरे धीरे बाहर निकलीं। उसका रंग गोरा था, लेकिन उसकी आंखें असाधारण रूप से साफ थीं, मानो उसने सब कुछ देख लिया हो। गलियारे की कांच की खिड़कियों से होकर सूर्य की रोशनी उसके चारों ओर एक कोमल प्रभामंडल बना रही थी। भाभी। मारिया कार्टर आगे बढ़ी, उसका कांपता हाथ धीरे से उसकी भाभी के गाल पर छू रहा था। अब आप ठीक हैं? एमिली पाकर ने मंद मंद मुस्कुराकर भीड़ से परे अपनी निगाहें घुमाईं। बच्चा ठीक है। उसके शब्दों पर इवान पामा ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखें अविश्वसनीय आश्चर्य से चमक उठीं। सत्य का टकराव। एडम विलो की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे उसकी आंखें एमिली पाकर पर टिक गईं। उसने अचानक एक धीमी हंसी निकाली, जिसमें आत्मा मजाक का पुट था। अब समझ आया, ये सब तुम्हारी ही साजिश थी। उसकी लंबी उंगलियां अनजाने में उसके सूट के कफ को रगड़ रही थीं, जहां पहले हुई हाथापाई की तह बनी हुई थी। उसके सामने खड़ी गर्भवती महिला, जानी पहचानी और अजीब दोनों लग रही थी। कभी सौम्य और आकर्षक डॉक्टर पाकर, अब खंजर जैसी तीखी आंखों वाली, मानो उसके सारे भेष भेद रही हो। मैंने सब कुछ उजागर कर दिया है। एमिली पाकर की आवाज़ हल्की थी, फिर भी वह एडम विलो के दिल में बर्फ के टुकड़े की तरह चुभ गई। इसमें यह भी शामिल है कि कैसे तुम्हारी माँ ने उस समय एक शादीशुदा आदमी को बहकाया था। इसमें यह भी शामिल है कि कैसे तुमने प्रिजनर्स वेब पर इनाम की घोषणा की थी। एडम विलो की हड्डियां थोड़ी सी हिलीं और उसके चश्मे के पीछे की आंखें झपक उठीं। क्या कार्लोस को पता है? वह जानता है। एमिली पाकर की उंगलियां हल्के से उसके पेट पर फिरीं, जहां उसके और कार्लोस के बीच आखिरी जुड़ाव था। लेकिन मिसेस कार्टर और मारिया की भावनाओं को देखते हुए उसने इसे अस्थायी रूप से राज रखने का फैसला किया। उसकी आवाज़ अचानक भर्रा गई। यही दयालुता थी।
जिसने उसे मार डाला। अंतिम वाक्य एडम विलो की छाती में चाकू की तरह चुभ गया। उसने अचानक अपना सिर उठाया और एमिली पाकर की घृणा से भरी आंखों से मिला। उसमें वह सौम्यता नहीं थी जिसे वह जानता था, केवल हड्डियों को छेद देने वाली ठंडक थी। हत्यारा। एडम विलो अचानक हंसा, उसकी हंसी खाली गलियारे में भयावह रूप से गूंज रही थी। तुम सबने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। एमिली पाकर, तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। अगर तुमने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया होता, मुझे बताया होता कि तुम देवता ओवन हो, मुझे बताया होता कि तुम। बस। मिसेस कार्टर ने एमिली पाकर को अपने पीछे खींचते हुए गुस्से से बीच में ही टोक दिया। मैंने पुलिस को बुला लिया है और कानून तुम्हें, हत्यारे को, पकड़ लेगा। दूर से सायरन की आवाज आ रही थी, फिर भी एडम विलो बेखबर सा लग रहा था। उसकी नज़र एमिली पाकर पर ही टिकी रही, मानो उसकी छवि अपनी हड्डियों में उकेरना चाहता हो। जब उसकी कलाइयों पर ठंडी हथकड़ियां कसी गईं, तो उसने अचानक धीरे से कहा, एमिली पाकर, मुझे कोई पछतावा नहीं है। कार्लोस मौत के लायक था। एमिली पाकर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की ओर चल पड़ी। उसके पीछे पुलिस द्वारा एडम विलो को ले जाए जाने की छवि दूर चली गई, ठीक वैसे ही जैसे उन जिंदगियों की जो अलग होने के लिए ही बनी थी। एक विवाह का अंत। इवान पामा का चेहरा राख जैसे धूसर हो गया। वह तेजी से श्रीमती कार्टर की ओर बढ़ा, आदतन उसकी कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जैसा कि पिछले 30 सालों में कई बार उसने किया था जब भी वह उन्हें गुस्सा दिलाता था। लाना, मेरी व्याख्या सुनो। उसकी आवाज़ जानबूझकर नर्म हो गई, एक परिचित चापलूसी भरे लहजे में। श्रीमती कार्टर इस तरह पीछे हटी मानो किसी जहरीले सांप से बच रही हो। उनका सुव्यवस्थित चेहरा घृणा से भरा हुआ था। मुझे मत छुओ। इस प्रतिक्रिया ने इवान पामा को वहीं का वहीं स्तब्ध कर दिया। पिछले 30 सालों में चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो, बस कुछ विनम्र शब्दों से उसकी पत्नी का दिल पिघल जाता था और वह माफी मांग लेती थी। लेकिन अब श्रीमती कार्टर की आंखों में उसके प्रति कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस एक हड्डियां जमा देने वाली ठंडक थी। मारिया। इवान पामा अपनी बेटी की ओर मुड़ा, उसकी आवाज़ में आशा की आखिरी झलक थी। मारिया कार्टर वहीं निश्चल खड़ी थी, उसके सजे संवरे नाखून उसकी हथेलियों में गहराई तक गड़े हुए थे। जिस पिता को वह कभी अपना आदर्श मानती थी, उसे देखते ही उसे अचानक लगा कि वह उसके लिए बिल्कुल अपरिचित है। वह पिता जो उसे अपने कंधों पर उठाकर आतिशबाजी देखने ले जाता था, वह पिता जिसने उसे साइकिल चलाना सिखाया था, शुरू से ही एक भेष बदलकर शैतान बना हुआ था। इवान पामा। श्रीमती कार्टर ने गहरी सांस ली, उनकी आवाज़ बेहद शांत थी। चलो तलाक ले लेते हैं। अध्याय 330, अध्याय 322। इवान पामा के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। इस वाक्य ने एक भारी प्रहार की तरह उस खूबसूरत सपने को चकनाचूर कर दिया जिसे उसने 30 वर्षों से सावधानीपूर्वक बनाया था। अपने आप को स्थिर करने और अपनी टेढ़ी टाई को ठीक करने की कोशिश करते हुए उसके होंठ फड़कने लगे। यदि आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कम से कम बच्चों और कंपनी के बारे में तो सोचिए। अब जब कार्लोस चला गया है तो पूरा ग्रुप अस्त व्यस्त हो गया है। और मारिया। वह अपनी बेटी की ओर मुड़ा, उसकी आवाज़ रुंध गई। उसने अभी अभी अपना भाई खोया है, क्या तुम्हारा दिल इतना है कि तुम उसे अपना पिता भी खोने दो? माँ, मेरी चिंता मत करो। मारिया कार्टर की नाक लाल हो गई थी, वह हठपूर्वक अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा रही थी। उसकी पतली उंगलियां कपड़ों के किनारे को कसकर पकड़े हुए थीं, उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ रही थीं। खुद और अमेलिया विलो की सौतेली बहनों के ख्याल से ही उसके पेट में उबकाई आ रही थी। आप। इवान पामा अचानक गुस्से से भर गया, उसकी उंगली कांप रही थी जब उसने अपनी बेटी की ओर इशारा किया। कृतघ्न बच्चे, मैंने इतने सालों तक तुम्हारी देखभाल की, वो भी व्यर्थ। थप्पड़। गलियारे में एक जोरदार थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। श्रीमती कार्टर की हथेली इवान पामा के चेहरे पर जोर से पड़ी और तुरंत ही 5 चमकीले लाल उंगलियों के निशान उभर आए। वह पूरी तरह से कांप रही थी, उसकी आंखें 30 साल के दबे हुए गुस्से से जल रही थीं। आपको मेरी बेटी को अनुशासन में रखने का कोई अधिकार नहीं है। इवान पामा ने अविश्वास में अपना चेहरा ढक लिया और पीछे हट गया। उसने अपनी सौम्य पत्नी को कभी इतने डरावने भाव के साथ नहीं देखा था। मैं जल्द से जल्द तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दूंगी। मिसेस कार्टर ने गहरी सांस ली, उनकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। वकील आगे की कार्यवाही के लिए आपसे संपर्क करेंगे। बिल्कुल नहीं। इवान पामा अचानक पागलों की तरह चिल्लाया, उसका महंगा सूट उखड़कर बिखर गया। कार्टर परिवार का आधा हिस्सा मेरा है। मैं तलाक के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। आप गलत हैं। एमिली पाकर एवलिन हैंसन के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ी, उनके पीले चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक रहा था। माँ ने तो संपत्ति की योजना बना ही ली है, बूढ़े मालिक की वसीयत के साथ। उसने अपने गर्भवती पेट को प्यार से सहलाया। कार्लोस के सारे शेयर उसके बच्चे को विरासत में मिलेंगे और तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इवान पामा की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, उसकी आंखों में एक भयानक रोशनी चमक उठी। ये तुम हो, बदकिस्मत औरत, जिसने मेरी योजना बर्बाद कर दी। वह अचानक एमिली पाकर पर पागल कुत्ते की तरह झपटा, उसकी मुट्ठियां सीधे उसके सूजे हुए पेट की ओर मुड़ गईं। एक क्षण में एमिली पाकर ने चतुराई से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे जोर से मरोड़ दिया। एक तीखी धड़क के साथ इवान पामा ने सुअर जैसी चीख निकाली, उसका पूरा हाथ एक विचित्र कोण पर नीचे लटक गया। आह, मेरा हाथ। श्रीमती कार्टर ने ठंडे मन से अपने पति को जमीन पर लौटते हुए देखा और अंगरक्षकों को इशारा किया, उसे बाहर खींचो। एमिली, घमंडी मत बनो। जब इवान पामा को घसीटा जा रहा था तब भी वह चीखता रहा, उसकी आवाज़ गलियारे में गूंज रही थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने किसे नाराज किया है। बस इंतजार करो और देखो। कार्टर कबीले की हर चीज़ संभवतः आप जैसे बाहरी व्यक्ति की नहीं हो सकती। इवान पामा की गालियां धीरे धीरे दूर होती चली गईं और गलियारा अंततः शांत हो गया। एमिली पाकर ने अपनी पीठ सीधी की और श्रीमती कार्टर के खुले बालों को व्यवस्थित करने के लिए आगे बढ़ी। उसे पहले से ही आभास हो गया था कि असली लड़ाई अभी शुरू होने वाली है। इवान पामा का नाटक तो समाप्त हो गया, लेकिन एमिली पाकर के लिए असली दर्द तो अभी शुरू ही हुआ था। जैसे ही गलियारे में शांति छा गई, एमिली पाकर की तनावग्रस्त नसें अंततः शांत हो गईं। अचानक उसे कार्लोस का ख्याल आया, वह आदमी
जो कभी वापस नहीं आएगा। अचानक उसके दिल में तेज दर्द हुआ और एमिली पाकर का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। उसकी दृष्टि काली हो गई। उसने सहज रूप से दीवार के सहारे खुद को सहारा दिया। उसे अपने पैर शीशे की तरह भारी महसूस हो रहे थे। एमिली, एक साथ कई बार खतरे की आवाजें सुनाई दीं। एवलिन हैंसन सबसे पहले उसके लड़खड़ाते शरीर को सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। श्रीमती कार्टर और मारिया कार्टर जल्दी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। एमिली पाकर का पीला चेहरा रंगहीन था। उसके होंठ कांप रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रही थी। जल्दी बैठ जाओ, सीनियर सिस्टर लॉन्ग ने उसकी नाड़ी की जांच करते हुए कुशलतापूर्वक आदेश दिया। ये तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव के कारण क्षणिक अपर्याप्त रक्त प्रवाह है। श्रीमती कार्टर ने एमिली पाकर के ठंडे हाथ को कसकर पकड़ लिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पतली उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। यह मजबूत महिला, जो खतरे के सामने शांत रही थी और इवान पामर के खिलाफ पीछे नहीं हटी थी, इस समय हवा में गिरते पत्ते की तरह नाजुक थी। भाभी, मारिया कार्टर ने गर्म पानी देते हुए गला रूंध लिया, लेकिन उसने एमिली पाकर के आंसू चुपचाप बहते हुए उसके हाथों पर टपकते देखे। एमिली पाकर जोर से नहीं रोई, बल्कि चुपचाप आंसू बहाती रही। वह दर्द हृदय विदारक पीड़ा का कोई तीव्र विलाप नहीं था, बल्कि एक लंबी और जटिल यातना थी, जैसे कोई उसके हृदय को कुंद चाकू से धीरे धीरे खोद रहा हो। धीरे धीरे शहर में शाम छाने लगी। कहीं दूर टेलीविजन पर अभी भी कार्लोस के हेलीकॉप्टर दुर्घटना की खबरें चल रही थीं। एमिली पाकर ने क्षितिज पर सूर्य की रोशनी के अंतिम अवशेषों को देखा। एक बार फिर उसने कार्लोस की कोमल मुस्कान देखी। आह कार्लोस, उसने अपने दिल में धीरे से पुकारा। उसकी उंगलियां अनजाने में उसके सूजे हुए पेट को छू रही थीं। मैं रक्षा करूंगी हमारे बच्चे की। एवलिन हैंसन ने अपनी लाल आंखें फेर लीं। मिसेस कार्टर ने अपनी बहू को प्यार से गले लगा लिया। दोनों औरतें बस यूं ही एक दूसरे से लिपटी हुई थीं। इवान पामर लड़खड़ाते हुए अस्पताल के प्रवेश द्वार से बाहर निकला। उसका महंगा सूट चिथड़े की तरह सिकुड़ा हुआ था और सावधानी से संवारे गए बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर अभी भी थप्पड़ का लाल निशान था। वह किसी बेघर कुत्ते जैसा दयनीय लग रहा था। अचानक फोन की घंटी बजी। रिसीवर से ग्रेस विलो की रुआंसी आवाज आए, इवान, एडम गिरफ्तार हो गया है। पुलिस का एक झुंड अभी अभी घर पर आया है। आखिर हो क्या रहा है? दूसरी तरफ से तलाशी की आवाज आए। वे सारे कंप्यूटर ले गए। कहा कि एडम पर हत्या का शक है। रोना बंद करो, इवान पामर ने अचानक बीच में ही टोकते हुए कहा। उसकी आवाज भारी हो गई थी। मैं कुछ सोचता हूँ, उसने कहा और फोन काट दिया। जैसे ही वह फोन को वापस जेब में डालने वाला था, घंटी फिर बज उठी। यह एक अजीब नंबर था। हेलो, उसने कठोर स्वर में उत्तर दिया। इवान, प्रेसिडेंट पामर। दूसरी तरफ से एक डरपोक औरत की आवाज आई, जिसमें सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं। मैं रेनी वाइट हूँ। मैंने अभी अभी खबर देखी। कार्लोस, क्या वो सचमुच मर गया है? इवान पामर ने भौहें सिकोड़ लीं। रेनी वाइट, कार्टर कबीले की पूर्व सचिव, अब क्यों फोन कर रही है? क्या समाचार इसे प्रसारित नहीं कर रहा है? उसका स्वर ठंडा था। अगर और कुछ नहीं है तो। रेनी वाइट कई महीनों से गर्भवती थी और शुरू में वह एक अमीर युवती बनने के सपने में डूबी हुई थी, लेकिन आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना की खबर ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। फिन कार्टर के फोन से उसका कोई संबंध नहीं था और न ही उसने एमिली पाकर से संपर्क करने की हिम्मत की। वह केवल इवान पामर, राष्ट्रपति पामर के बारे में ही सोच सकती थी। वह कार्लोस के पिता थे, जो सामान्य दिनों में सौम्य और समझदार दिखते थे। उसके गर्भ में पल रहा बच्चा कार्टर वंश का उत्तराधिकारी होने के नाते उसका आनंद ले रहा है। तो उसने फोन मिलाया। राष्ट्रपति पामर, मैं आपसे मदद की भीख मांगती हूँ। रेनी वाइट अचानक टूट गई और जोर से चिल्लाई, मैं गर्भवती हूँ। ये कार्लोस का बच्चा है। इवान पामर का हाथ जैसे ही फोन रखने वाला था, उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। तुमने क्या कहा? उसकी आवाज़ अचानक ऊंची हो गई, जिसने राहगीरों का ध्यान खींचा। फिर से कहो, क्या तुम कार्लोस के बच्चे की मां बनने वाली हो? अस्पताल के प्रवेश द्वार पर लगे प्लेन के पेड़ों में सरसराहट हुई, जैसे एक सूखा पत्ता इवान पामर के कंधे पर गिरा। उसने फोन कसकर पकड़ लिया। उसके दिमाग में धीरे धीरे एक अजीबोगरीब योजना आकार ले रही थी। शायद उसने अभी तक ये खेल पूरी तरह नहीं हारा था। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।